Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on these numbers: 2331 4444, 23421050, and 23310464. For listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sparsh Saxena. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज सोमवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। चर्चा के लिए और आज आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल। अमन जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। And let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate World Telecommunications Standardization Assembly in New Delhi tomorrow. Domestic benchmark indices end with gains. Sensex surges over 590 points. Nifty reclaims 25,100 mark. Retail inflation accelerates to 5.49%, while WPI rises to 1.84% for September, according to government data. And crude oil prices decline. Brent crude is trading at $77.38. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA का उद्घाटन करेंगे। घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों में आज बढ़त देखी गई। सेंसेक्स में 590 अंक से अधिक की वृद्धि और निफ्टी 25,100 के स्तर के पार। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति 5.49% रही और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $77.38 प्रति बैरल के स्तर पर। India will host the World Telecommunications Standardization Assembly WTSA of the International Telecommunication Union at Bharat Mandapam in New Delhi from tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the event. This is the first time India is hosting this event. Earlier today, the Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia, while addressing the inaugural session of 5th Global Standards Symposium, said the 5G rollover is expected to inject $450 million into the economy by 2040. On the global symposium, the minister said this will serve as a beacon for global dialogue to build a consensus on the standards that will support the global rollout of new technologies. जी, और उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कॉल लेते हैं। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सुशील कुमार। सुशील जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए। नमस्कार। मुझे छोटे छोटे 2 सवाल पूछने थे। पहला तो ये है कि जो आप 24 कैरेट गोल्ड के रेट बताते हैं प्राइवेट मार्केट में, उससे महंगा ये क्यों मिलता है? जैसा एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ जो 73,000 है और मार्केट में 73,000 ना होके 75-76,000 होता है। दूसरा, जो आपके यहाँ कॉइन मिलते हैं उसके रेट भी प्राइवेट मार्केट में ज्यादा क्यों होते हैं? मुझे आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए जी, आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही। जो रेट यहाँ पे बताए जाते हैं वो ट्रेडिंग के रेट होते हैं, स्पॉट मार्केट के, कि क्या स्पॉट मार्केट में रेट चल रहा है कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर। और नॉर्मली वो जो रेट होता है वो ट्रेडर्स को मिल पाता है, वो रेट एक रिटेल कंज्यूमर को नहीं मिल पाता है। उसके बाद जो ट्रेडर लेता है, वो ट्रेडर भी अगर ऐसे ही फॉर्म में गोल्ड को आपको बेचता है, जैसे आपने कहा कॉइन्स हों या गोल्ड बार्स हों,
उसको अपना मार्जिन भी उसमें कमाना होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मार्जिन उसके अंदर लगता है। जब वो कोई चीज आपको बना के बेचता है, जैसे कोई ज्वेलरी आइटम हो या कोई और चीज हो, तो उसमें रेट फिर और ज्यादा लग जाता है और उसमें वो कुछ आपको बताता भी है कि मेकिंग चार्जेस लग रहे हैं, इसलिए वो फर्क उससे और आ जाता है गोल्ड की प्राइसिंग में, जो आपको अल्टीमेटली रिटेल कंज्यूमर को मिल रहा है। And now let's take the next call, which is coming in from Kolkata, from Mr. Atanu Saha. Mr. Saha, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening to everybody, sir. Happy International Investors Week. Sir, one thing, my question, what is savings and what is investing? Sir, what's different? Savings and investing. Sir, one point, sir, I'm just rise. Sir, 2009, 1st May, our Indian government recognized and introduce NPS, National Pension System, sir. Sir, actually, sir, what the current situation? Because, sir, inside India, the criteria, as far as criteria, that is savings for money savings for future or for retirement benefits, sir. Sir, inside India, 94% are unorganized sector, sir. Sir, what is its current situation? My question is, what is its current situation, the matter of national pension system? Thank you, sir. थैंक यू अतुना साहब जी। आपने जो प्रश्न पूछा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सेविंग्स जो होता है वो एक तरीके से हमारी बचत होती है, जो हम बचा के रखते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए या किसी भी चीज के निवेश के लिए आगे जाके। निवेश जो होता है, इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, सेविंग्स पे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, हम बैंक में कुछ रखते हैं, थोड़ा बहुत हमें ब्याज मिलता है उसके ऊपर, पर वो कुछ ज्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट देखें तो नेगेटिव ही रहता है, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होता है जो हमें बैंक के पैसे पे मिल रहा होता है। तो इसलिए सेविंग्स जो है सिर्फ बचत है, और जो इन्वेस्टमेंट है जो हम कल के भविष्य के लिए उसमें लगाना चाहते हैं। जैसे माँ बाप जो है अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ये नहीं है कि उसको कल रिटर्न मिलेगा, बच्चा कल को बड़ा होगा पैसा कमाएगा, वो चाहते हैं खुश रहे, फैमिली में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जहां से आपको लगता है कि मैं 100 रुपए की चीज लगा रहा हूं तो कल मेरे को 100, 110 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए उसमें से मिले, वो सेविंग्स नहीं है। तो सेविंग्स का आप रिटर्न नहीं देखते हैं, पर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देखते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, जो सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट्स हैं भारत सरकार के हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान का सेविंग्स रेट है वो करीबन 33% से लेकर 40% के बीच में पिछले 20-25 सालों में वेरी कर रहा है। अच्छा भी है, क्योंकि बाकी देशों में देखिए, अमेरिका जैसे या यूरोप जैसे देशों में देखिए, वहां पे नेगेटिव सेविंग्स रेट है, उसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस तरीके से देखा जाए तो अच्छा है, पर एक ये नेगेटिव फीचर ये भी है, क्योंकि हम इस पैसे को निवेश नहीं कर रहे, सिर्फ उठा के रख रहे हैं। अगर निवेश नहीं हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। जो इस सरकार ने काफी हद तक किया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करके, इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड्स क्रिएट करके, वो एक तरीके से आपकी सेविंग भी हो गई और उस तरीके से निवेश भी हो रहा है देश के अंदर। इनका दूसरा सवाल था नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर। करंट सिचुएशन पूछ रहे हैं, करंट सिचुएशन तो नहीं, पर थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप बता सकें तो। देखिए, जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है, वो पेंशन स्कीम जो है एक तरीके से जो आप हम लोगों ने, जो आप लोगों ने काम करके जो योगदान दिया, उसको रिटर्न के प्रति मानी जाती है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सेविंग्स ही है, जो सेविंग्स यूटिलाइज की जा रही हैं ग्रोथ के प्रति, देश की ग्रोथ के प्रति, और एक स्वाभिमान के प्रति कि एक इंसान ने जो काम किया है, जो अपनी जिंदगी दी है किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन को या किसी महकमे को, तो उसके आगे एवज उसका ध्यान रखा जाए, उसके ऊपर खर्चा करके उसको ठीक ठाक से रखा जाए। And Aman ji, I think it's also very important here. I'm sure you'll agree that the National Pension Scheme is not only for just the government servants. It's open for everyone. It is. People who are in the private sector and do not get a pension or who are not going to get a pension. This is an avenue for them to, save for their future years. जी। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राहुल जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मैं मार्केट मंत्रा का रेगुलर लिसनर हूँ। मुझे थोड़ा सा जानना है कि ये जो शुगर सेक्टर है, ये क्या निवेश करने के लिए एक अच्छा सेक्टर रहेगा, एंड कब हमें इस पे निवेश करना चाहिए? ये आपने बड़े अच्छा पूछा। शुगर सेक्टर पिछले 60-70 सालों में हमेशा ही पॉजिटिव
ग्रोथ देता हुआ सेक्टर रहा है। इसमें बहुत ज्यादा तेज उछाल नहीं देखने को मिला है क्योंकि काफी हद तक इसमें कार्टेलाइजेशन होता है। कार्टेलाइजेशन मतलब कुछ इंडस्ट्रीज इसको कंट्रोल करती हैं, इसकी प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं, तो वो जबकि सरकार उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, इस टाइप की चीज नहीं होने देती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला शुगर में, पर देखने को मिलता है। अगर हम देखें अब त्योहार आ रहे हैं तो शुगर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो इसी तरीके से जब कंजम्पशन बढ़ेगी सप्लाई तो उतनी ही है जितनी हर साल हर महीने होती है, तो उसके दाम बढ़ने लग जाते हैं। तो इसलिए जो सीजनल इफेक्ट्स हैं या जो फेस्टिवल इफेक्ट्स हैं वो शुगर की प्राइसेस को मेजरली इंपैक्ट करते हैं, और उसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट भी शुगर इंडस्ट्री में अगर आप करना चाहते हैं तो उनको कंट्रोल या नियंत्रण कर सकते हैं। अमन जी, एथेनॉल की बात लगातार चलती आ रही है, तो इस पे भी देखिए, इथेनॉल शुगर के थ्रू निकाला जाता है और उसको एक बायोफ्यूल की तरह यूज भी अब किया जा रहा है, बट वो इतना कहने के बाद भी सरकार ने इतना महत्व नहीं दिया सोलर के प्रति, इसलिए क्योंकि वो एक फूड प्रोडक्ट को यूज करके हम कंट्रोल कर रहे हैं और हम एक वेस्ट प्रोडक्ट को यूज करके क्रिएट नहीं कर रहे हैं। Let's take the next call, which is from Delhi, and that's Jitendra. Our listener Jitendra is calling us. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please ask your question. मैडम, मैं ये पता करना चाह रहा था कि जैसे कि मेरी उम्र करीब 50 साल के आसपास आ रही है, मैं आने वाले 10 या 12 साल में रिटायरमेंट की तरफ जाऊंगा। मेरा रेगुलर काम ऐसा नहीं है जो किसी जॉब पे हूँ, मार्केट से जुड़ा हुआ काम है, कभी डाउन जाती है कभी ठीक भी जाती है। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी स्कीम हो जो मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे काम आ सकती है। ऐसा स्कीम है जी मार्केट में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की, अभी 50 साल के ही हैं आप, तो अभी तो आपको कम से कम 20-25 साल आगे काम करने के लिए और हिंदुस्तान के योगदान में बढ़ोतरी देने के लिए काम करना चाहिए। ये इतनी जल्दी 10 साल के अंदर रिटायरमेंट लेने वाला जो स्कीम है ये अच्छी नहीं है। जहां तक आपका सोच है वो अच्छी है, काफी हद तक सरकारी जॉब्स जो होते हैं, जब स्टेट जो जॉब्स होते हैं वहां पे 60-62 साल की उम्र में, कहीं कहीं 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है, पर वो री अपॉइंटमेंट लेते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। और उसके अंदर आप SIP स्कीम्स भी हैं, पेंशन स्कीम्स भी हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स भी हैं। इसी तरीके से काफी सारी स्कीम्स हैं जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके उनका रिटर्न आगे जाके अपना फायदा में ले सकते हैं। ऐसी भी स्कीम्स हैं जहां पे आपको कुछ हर महीने के महीने आपको कुछ ना कुछ आउटले आता रहेगा। अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, 10 साल हैं आपके पास, तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलेगा। एंड वी जस्ट टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द स्कीम्स, नेशनल पेंशन स्कीम. He can start investing in that as well. Yes. And let's take the next call, which is coming in from Bangalore. Mr. NR Prasad is calling us from there. Mr. Prasad, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Hi, good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Good evening. Mr. Agrawal, there are two questions. Yes, sir. Today, Sensex rallied 592 points. On the other hand, FPI withdrawal is more than 58,700 crores in just 8 to 9 working trading sessions in this month. Any specific reason for this? My second question is, this quarter, third quarter, which is the best sector to invest between IT, FMCG, and pharma? Thank you. These are my two questions. You see, if you're looking at, I'll answer your second question first. The first thing is, if you're looking at immediate returns, the FMCG sector will see a tremendous growth given the boost of inflation in terms specifically with regard to food and consumer products, which is happening lately because of festival periods going ahead. But in any case, pharma is a long run game, and IT is also going to take a play because of the AI movement happening globally and within the country as well. As far as the first question which was concerned, with the Sensex, he said the Sensex has risen. You see, Sensex and SBI's withdrawal technically have nothing to do with each other. They are independent stories, and I will not like to collaborate because I do not have much information apart from what you have spoken and what I have read also about this figure which has come out in terms of withdrawal, as to why the withdrawals were done, what was the purpose, and so on and so forth. So I would not like to make a hunch here, but the Sensex has gone up. It's in a normal course. This is not too much of a rise. It's neither too much of a fall, which had seen a couple of weeks back also. So this is a normal movement in the Sensex which is happening. It's a positive note which it has ended with, and that's a smile to the investors. And on that note, let's hear from Sparsh first how the Sensex and the Nifty behaved today. जी बिल्कुल, घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 592 अंक यानी 0.7% की मजबूती के साथ 81,973 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 164 अंक यानी 0.6% की वृद्धि के साथ 25,128 पर रहा। NSE की
94 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ और 19 अपने निचले स्तर पर रहीं। We already have the next caller. That's Nitin Kumar from Delhi. But Nitin, I will request you to bear with us. Let me just give you detailed news of the stock market. The domestic benchmark indices today ended with gains of more than 0.5%. The BSE Sensex climbed 592 points to close at 81,973. And the NSE Nifty ended with an uptick of 164 points to settle at 25,128. At the National Stock Exchange, 94 companies hit their 52-week high, while 19 hit their 52-week low. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap index rose 0.2%, while the small-cap index marginally rose by 0.06%. In the Sensex index, 20 out of 30 companies ended with gains. Among the top gainers, Tech Mahindra climbed 2.8%, HDFC Bank gained 2.3%, and Larsen & Toubro added over 2%. Conversely, among the laggards, Maruti lost over 1.8%, Tata Steel fell nearly 1.5%, and Bajaj Finance shed 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors locked gains. Among the top gainers, Realty rose more than 1.5%. BankX and Information Technology both gained over 1% each. And financial services as well as tech added 0.8% each. Among the top laggards, commodities declined 0.3%, metal slipped 0.1%, and oil and gas was marginally down 0.06%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,069 companies advanced. Shares of 1,972 companies declined, while shares of 154 companies remained unchanged. और दिल्ली से हमारे साथ नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका। प्लीज सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब दिवाली आने वाली है, तो आप लोग जो सराफा मार्केट का जो रेट बताते हैं, प्योर गोल्ड का रेट बताते हैं, और हम आकाशवाणी में एक रेट और सुनते हैं, वो 22 कैरेट का बताते हैं, तो 22 कैरेट का रेट और प्योर गोल्ड का रेट में क्या कैसे अंतर लगाते हैं और कैसे जानकारी मिल पाएगी ये 22 कैरेट का रेट है कि आपका प्योर गोल्ड का रेट है? और दिवाली पे अब ज्यादातर सिक्के लोग खरीदते हैं, तो उसकी पहचान और उसका जो मार्का होता है, सरकारी मार्का होता है, ये क्या दुकानदार अपना मार्का लगा के देते हैं? इसकी थोड़ी जानकारी देंगे तो धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, पहली बात तो जो प्योर गोल्ड हम 24 कैरेट की बात करते हैं, वो पहली बात ये दोनों रेट्स जो हैं स्पॉट रेट्स जो आकाशवाणी देता है उनके रेट्स होते हैं। ये एक कोई रिटेलर के रेट्स नहीं होते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस आपको वहां देखने को मिलेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। दूसरा, जो आपने बात करी कॉइन्स जब आप खरीदते हैं तो उसमें जरूर देखें कि BIS का जो मार्क है, ट्रेड मार्क है, वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। वो सिर्फ वही लगा सकते हैं जो BIS का जिन्होंने ट्रेडमार्क अप्रूवल लेके प्रोसेस को अप्रूव करा के ले रखा है। और वही एक सेंटिटी है, चाहे वो आप किसी बड़े दुकानदार से खरीदें या छोटे दुकानदार से खरीदें, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर BIS में हॉलमार्क लगा हुआ है तो उसका क्लियर मतलब है कितने कैरेट गोल्ड है, उसमें लिखा भी होता है। वो आप किसी भी दुकानदार से पूछते हैं, वो पढ़ के दिखा सकता है आपको। जी। और रुपए पे नजर डाल लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपये 7 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 103.12 के स्तर पर रहा। अमन जी, रुपया लगभग इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसके क्या प्रमुख कारण आप देख रहे हैं? देखिए जी, जो रुपया अभी ट्रेड कर रहा है उसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जो हमारा बैलेंस ऑफ करेंसीज है, जो बास्केट ऑफ करेंसी जिसे कहते हैं हम, उसमें जो है यूएस का बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। इसी कैसे यूरोप में भी इस समय काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनकी क्राइसिस सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है और फेड को उसको कंट्रोल, और इवन यूरोप के सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें अचलन देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है, काफी हद तक इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में इस समय काफी तेजी से आ रही हैं, जिसमें रुपए वो खरीद रहे हैं, बट उससे जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट्स इस समय पोर्टफोलियो के थ्रू आ रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं आ रही हैं। जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो रही है, वो री इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनीज यहाँ पे हैं वो कर रही हैं, तो उससे इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका भी थोड़ा फर्क मिल रहा है देखने को। तीसरा, ये ऐसे सीजन हैं जिस समय जो ट्रैवल टूरिज्म और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी सारे वेंडर्स ओवरसीज जाते हैं, और उसकी वजह से भी जो निवेश बाहर जाता है उसकी वजह से भी रुपए के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो हिंदुस्तान में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से रुपए गिरना चाहिए, अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से रुपए गिरे। अमन जी, if I
talk about the stock market, of course, you said that it's whatever happened, the 592 points uptick in the Sensex is a normal. It's neither too much nor too less. But if we compare it with what happened in the last week, overall there was a decline in the markets. The markets lost both Sensex and Nifty. So how do you see when you compare it with what happened the last week and the way? What are the reasons that the market saw a surge today? No, I would not really, it's difficult to come out and say as to exactly what could be the specific reasons. We have had some negative news also with some very big industrialists going away and losing, but that does not make the because that company runs very well in a corporate structure. We have had positive moves with the government coming into play. We have had lots of other news which are positive in nature. Even the Nobel Prize news which has come up is quite in favor of what the government of India and Narendra Modi government has been doing, where they've been talking about institutionalization, structuring, restructuring, and then bringing prosperity to people at large, and not looking at only distributing prosperity by giving away freebies. Now, this is where the difference is there, which is happening. But, it's a normal correction which is happening. Okay. It's not too much of a move. That's why I said last week we have had a fall. This week we had a gain. So it's a normal correction which is seen in the market. I would not like to look into it too much, deep into, something big happening or not happening. Although we have had a lot of positive news come out in the couple of days also. Let's move on to the next news. India's retail inflation accelerated to 5.49% in September, higher than 3.65% reported in August this year. According to data released today by the Ministry of Statistics and Program Implementation, the increase in inflation rate for the month of September was due to high base effect and weather conditions. Meanwhile, food inflation rate for September 2024 based on All India Consumer Food Price Index or CFPI is provisionally reported at 9.24%. Corresponding inflation rate for rural and urban areas stood at 9.08% and 9.56%. Several subgroups, including pulses and products, spices, meat and fish, and sugar and confectionery, have experienced a decrease in inflation. Earlier this month, the RBI Governor Shaktikanta Das had said that the Monetary Policy Committee meeting that the CPI print for the month of September was expected to see a big jump due to unfavorable base effects and pickup in food price momentum. And the wholesale price inflation figures have also come out today. So let's have a look at that as well. India's wholesale inflation has witnessed a slight uptick in September to 1.84% from 1.31% in August 2024. I beg your pardon? Yes. According to the Ministry of Commerce and Industry data released today, the spike in inflation is largely attributed to inflation in food prices that stood at 11.53% in September, compared to 3.11% in the previous month. The annual rate for primary articles in the Wholesale Price Index WPI increased to 6.59% in September, up from 2.42% in the previous month. The data also indicated that prices for other major sub-indices, including manufactured products, experienced decline in inflation to 1% from 1.22% in the preceding month. And before we ask you the reasons for this, let's take the next call, which is coming in from Delhi. Sukhdev Singh is online. Sukhdev ji, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. अपना सवाल पूछें. Good evening to everyone. जी, please ask your question. My question is that what is direct tax code? If it is implemented, what will affect the individual taxpayer, sir? Thank you. There would be impacts on the individual taxpayer for sure with the direct tax code being introduced. But, from your perspective, exactly what do you do, what you don't do, what profession you are in, I would just suggest you to go to a chartered accountant to exactly get the layout. But in any case, it is not going to happen immediately, so you should take a leap on it and then consult a chartered accountant for exact impact on you. जी, आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर. 5 प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से 3 आज बढ़त के साथ बंद हुए. चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 2% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1% बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.5% से अधिक के लाभ के साथ बंद हुआ. वहीं हांगकांग का हैंग सेंग 0.7% फिसला और जापान का शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद था. यूरोपीय शेयर बाजारों में आज मिलाजुला रुख देखने को मिला. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.2% बढ़ा. वहीं फ्रांस के कैक में 0.3% की कमजोरी देखी गई और लंदन का फुत्सी बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार कर रहा था. और अब अगली कॉल लेते हैं. लॉट्स ऑफ calls coming in from Delhi today. The next caller is Keshav. Keshav, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Namaskar, sir. Namaskar.
सर अभी आप गोल्ड के बारे में बता रहे थे कि BIS मार्क जिसके पास होता है उसी से लेना चाहिए, पर कानून के हिसाब से सरकार ने नियम तो ये बना दिया है कि हर एक लाइसेंस धारी को जो गोल्ड बेचेगा उसको BIS लेना जरूरी है, नहीं तो वो लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो गोल्ड नहीं बेच सकता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, पहली बात मैंने ये नहीं कहा कि आपको BIS हॉलमार्क ही लेना चाहिए। ये आपकी अपनी आपकी कॉन्फिडेंस की बात है कि जिससे आप गोल्ड खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, वो कैसा है, उसका आपका कॉन्फिडेंस कितना है। जरूर भारत सरकार ने एक निवेशकर के पैसे को बचाने के लिए और ये देखने के लिए कि ठीक टाइप का माल मार्केट में चल रहा हो, ये सजेस्ट किया है और कहा भी है कि BIS हॉलमार्क होना चाहिए। बट काफी सारे गोल्ड ट्रेडर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं जो BIS हॉलमार्क नहीं लेते हैं। उसके लिए उनको काफी सारे स्ट्रक्चर्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से जो है वो हॉलमार्क को नहीं लेते हैं। अगर आप नॉन हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लेते हैं उसमें कुछ आपको बेनिफिट भी मिलता है, फर्क भी देखने को मिलेगा काफी सारे ज्वेलर्स के साथ। तो इसलिए पहली बात मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आप हॉलमार्क ही लीजिए, बट अगर आपको एक स्टैंडर्ड की क्वालिटी चाहिए, आपको गारंटी चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ जो मैंने चीज ली है वो उतने कैरेट की है, चाहे वो 18 कैरेट हो या 20 कैरेट हो या 21 हो, 22 हो, 24 हो, वो उसके लिए आपको हॉलमार्क लेना जरूरी है। And the next call is coming in from Mumbai. Michael is calling us from Mumbai. Michael, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हेलो जी, अपना सवाल पूछो और थोड़ा संक्षेप में पूछिएगा। My name is Amaresh. Yes. Oh, sorry, Amresh. Welcome to Market Mantra. Yeah, this is regarding. I have a query. I have purchased one automobile component shares. Okay. 6 years before. Okay. After that company gone to NCLT. Okay. And delisted from the NSE. Yes, please. NSE BSE. Now what I have to do? Could you please guide me? Yes, one option is that you can write to the company and they may be having some buyback options for you. Second thing is you can go to over-the-counter exchanges where some of these delisted stocks get traded, and you can always sell your bid there. You may not get the right kind of a price. In fact, you may not even get the face value at times, but you will at least get some resolution there. Let's move on to commodities. Oil prices declined today as China's stimulus plans failed to inspire confidence among investors in the global crude market. Brent crude was trading 2.1% down at $77.38 per barrel, and the U.S. West Texas Intermediate was trading 2.2% down at $73.89 per barrel when reports last came in. अमन जी, एक बार आपसे फिर मैं वापस आऊंगा बाजार के ऊपर ही। हमारे एक श्रोता ने पूछा था IT फार्मा और NR प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर, आप किन सेक्टर्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? और साथ ही मेरे क्योंकि त्योहारों का सीजन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं मार्केट्स के लिए? पहली बात, जो लॉन्ग टर्म सेक्टर्स हैं उसमें फार्मा भी है इस समय, सोलर जो बेसिकली आपका सोलर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं कंपनीज, वो भी हैं। तीसरी चीज डिफेंस मेजर एक सेक्टर है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो FMCG जो है वो एक कंपोनेंट है जो काफी हद तक ग्रो करते जाएगा अगले 3 महीने के अंदर, और गोल्ड और बुलियन मार्केट्स भी हमें देखने को मिलेंगी अगले 2-3 महीने में, उसमें उछाल आएगा। जी, सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.35% गिरकर 76,170 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.1% गिरकर 90,790 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। And now let me tell you the news from the world of Nobel Prize, or rather a Nobel Prize for Economics was announced today, and US-based economists Daron Akemoglu, Simon Johnson and James Robinson have been awarded the 2024 Nobel Prize in Economics. It is for their groundbreaking research on how institutions shape prosperity. The Royal Swedish Academy of Sciences praised their work for highlighting the role of strong societal institutions in fostering economic growth, reducing inequality and improving the rule of law. And that's all we have time for in this edition of Market Mantra. Aman, thank you so much for coming to the studio and answering the queries of our listeners. Dhanyawad Aman ji. Namaskar. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate World Telecommunication Standardization Assembly in New Delhi tomorrow. Domestic benchmark indices end with gains. Sensex surges over 590 points. Nifty reclaims 25,100 mark. Retail inflation accelerates to 5.49%, while WPI rises to 1.84% for September, according to government data. And crude oil prices decline. Brent crude is trading at $77.38.
And with that, we end this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.